ठीक है, तो आप लोग सब बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बहुत दिनों बाद आए हो, है ना? परेशान मत होना। एक टेक में क्या होता है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो क्या होता है आखिरी में पढ़ना चाहते हैं और एक वीडियो में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं। तो इस क्लास में ये मत सोचना कि हमारी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगले जितने भी मिनट में ये वीडियो बनेगा, 1 घंटे में, आधा घंटे में, 45 मिनट में, जितने भी। लेकिन ये समझ लेना कि हमारा क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया है। 26 तारीख से 27 तारीख को पेपर है आपका इंग्लिश का, उसके बाद जब भी साइंस का पेपर होगा, लेकिन समय तो अंतिम है क्योंकि अब तुम तैयारी कर रहे होंगे अपने दूसरे चैप्टर्स की, दूसरे सब्जेक्ट्स की। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, वो एक दिन में जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकता है, उस लहजे से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? और ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ईजी लगने वाला है ये चैप्टर। मैं मतलब ये मान के चलो कि जो 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में जो चैप्टर खत्म होता है, वो मैं 1 घंटे में खत्म करूंगा, ठीक है ना? मतलब हर एक चीज अपन डिस्कस करने वाले। तो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिसिटी का मैं बात करने वाला हूं आज, इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करने जा रहा हूं? इंट्रोडक्शन की। अब मुझे यह बताओ कि इंट्रोडक्शन में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी शब्द को ही समझने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? किसी ने डिफाइन करी होगी इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी जब डिफाइन हुई तो कुछ इस तरह से डिफाइन हुई कि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी हम वो लेवल पे कहानी, करंट वाली कहानी कोई नहीं पढ़ने वाले हैं कि करंट किस तरह से जाता है, चार्ज किस तरह से फ्लो होते हैं। बस हमको ये समझना था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट दी फ्लो ऑफ चार्ज। आप समझते हैं चार्ज की बात भी करेंगे, टेंशन मत लो, कि फ्लो ऑफ चार्जेस में ये चार्ज पार्टिकल क्या है। तो हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल की। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द डिराइव किया गया है वो एक चार्ज पार्टिकल से ही डिराइव किया गया है। चार्ज पार्टिकल का नाम था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था, बाद में पता चला कि ये एक वेव भी है। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन ये बहुत बाद में पता चला, क्लास 12th में। लेकिन उसके पहले हमको यही पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जो कि कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल मतलब कैसा पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इलेक्ट्रिसिटी कहां से लिया गया है? इलेक्ट्रिसिटी लिया गया है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज, इसका एक साथी भी था, इसका नाम क्या था? प्रोटॉन। अब पूरी फिजिक्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, जो फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो किसका फ्लो होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, क्योंकि इसका मास क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों होते हैं। अब ये दोनों होते क्या हैं? तो इन्हीं को इसके अंदर क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब ये दोनों होते क्या है, तो उसमें ही हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो आपने देखा होगा और ये चीज महसूस भी करी। हम लोगों ने कभी चार्ज को देखा नहीं, लेकिन हमने ये चीज महसूस करी। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई कंबल वगैरह ओढ़ते हैं तो रात में अगर अंधेरे में ओढ़ेंगे तो वो आपको है ना चिंगारी टाइप और वो लाइट टाइप आपको मिलेगी। तो सब लोगों ने सोचा हमारी बॉडी में ऐसा क्या है साला जो हमको हल्के हल्के झटके लगने लगते हैं कहीं भी छू दो तो। और ये ठंड और गर्मियों में होता रहता है ज़्यादा, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है या कम टेम्परेचर होता है तो चार्ज जो हमारी बॉडी के अंदर है वो है क्या। वो सोचा पहले, तो उन्होंने कहा यार इसको नाम दे दो चार्ज। क्या है बॉडी के अंदर? क्या है? हर एक बॉडी के अंदर क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं? चार्ज पार्टिकल्स हैं। वो चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से? एक तो हो गया प्रोटॉन और एक हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चार्ज पार्टिकल। इनके लेवल पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। जो सिल्क के कपड़े को ग्लास रॉड से रगड़ दिया तो दूर गए, और फिर दूसरे चीज से रगड़ दिया तो पास आ गए, चिपक गए, दूर जा गए, चिपक गए, दूर गए। इसका मतलब एक चीज समझी कि चार्ज पार्टिकल दो अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें दो सेम टाइप के ले लो तो क्या होंगे? दूर जाएंगे और अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन। और अगर अलग अलग प्रकार के ले लो तो क्या हो जाएंगे? अट्रैक्शन। यानी दो प्रकार के यहां पर चार्ज ऐसे पता चले। कौन कौन है? एक है प्रोटॉन, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। अभी जो इसके पहली वाली स्लाइड में मैंने बात करी, लेकिन अभी तक यह बात पता नहीं चली कि चार्ज है क्या। चार्ज जो है वो है क्या, अभी तक पता नहीं चल पाया। तो चार्ज है क्या, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल की कोई अंदर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम ज्यादा समझ नहीं पाए अभी तक, और ये एटम से भी छोटी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक। क्या बोलते हैं, ये सब एटॉमिक है, मतलब एटम से भी छोटी, बहुत छोटा है। एटम तो आपको पता ही कितना छोटा है, न्यूक्लियस और छोटा था, उससे भी छोटा आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन, यानी ये सब चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब उनने कहा भाई ये सब एटॉमिक भी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने सोचा था ना कि हमारे अंदर ये शरीर जो है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, ऐसे ही हर एक मटेरियल मैं बता रहा हूं, हर एक मटेरियल के अंदर क्या है, एक आत्मा टाइप है, सोल है। उसी सोल को हमने बोला इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सोल जिसको देखा नहीं गया, बस महसूस किया गया है और एक्सपेरिमेंटली महसूस किया गया है। ठीक है, तो ये है चार्ज इज नथिंग बट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। चार्ज कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पॉजिटिव एक साथ आ गए तो क्या होगा, रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और नेगेटिव भी आ जाएंगे तो भी क्या होगा, रिपल्शन। और पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। ये चीज समझ में आ गई हमको, है ना। तो ये चार्जेस में हमको समझ में आया। चार्ज की जो यूनिट आई, वो डिफाइन करी थी कूलाम ने। तो ये चार्ज की यूनिट थी कूलाम। क्या थी, कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब बात यह थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में कौन सा हल्का है। तो हमारा जो हल्का चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन, जिसका मास कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ज्यादातर मूवमेंट कौन सी चीज कर सकती है, हल्की चीज कर सकती है। अब हल्की चीज जो मूव कर रही थी उसके अंदर कुछ और विचित्र प्रॉपर्टीज थी। जैसे आपने क्या सोचा कि मान लो चार्ज बैठा हुआ, जैसे तुमने उसको छुआ तो चार्ज तुम्हारे अंदर से पास होने लग गया और बहुत तेजी से भगा, और तुमको क्या लगा, झटका। उस झटके को हमने क्या बोल दिया, करंट। और हमारा अगला टॉपिक ही है करंट। समझ में आया, इतना समझ में आया। तो भाई करंट क्या था, अब करंट था भाई कि जैसे तुमने छुआ, चार्ज बैठा हुआ था, चार्ज तड़प रहा था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चार्ज तड़प रहा था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वो जो तड़प थी वो किसने मिटाई भैया, कि भैया जो चार्ज को पास होने दे। तो चार्ज को पास होने देने वाले को क्या बोल दिया, कंडक्टर्स। क्या बोला, कंडक्टर्स। फिर यहां पर सेमी कंडक्टर्स भी थे जो पार्शियली अलाउ करते थे, सेमी कंडक्टर्स जो पार्शियली अलाउ करते थे ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और कुछ ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते थे, वो थे इंसुलेटर्स। और जो उसमें से जो निकला वो निकला झटका, दैट इज कॉल्ड, हमें लगता है करंट। और करंट क्या था, करंट को समझाया गया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट एट विच द चार्ज इज फ्लोइंग, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और चार्ज को डिनोट किया जाता है एक सिंबल से जिसका नाम है क्यू। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चार्ज मूव हुआ, ये क्या होगा, करंट। इसलिए करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, और यह होता है Q अपॉन टी, जिसकी यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड। क्या होती है, कूलाम पर सेकेंड। और एक और नई यूनिट आई जिसका नाम था एम्पियर। क्या आया, एम्पियर। अब सब लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि ऐसा होता है। अब साइंस है क्या, साइंस है इसके बारे में पता लगाना कि ऐसा क्यों होता है। यही तो साइंस है, यही फिजिक्स है। फिजिक्स भी एक प्रकार की साइंस है। तो साइंस में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि ऐसा होता क्यों है, चार्ज ट्रांसफर ही क्यों होता है, चार्ज एक जगह बैठा क्यों नहीं रहता। तो पहली चीज हर चीज अपने आप को एक स्टेट में रखना चाहती है। न्यूटन बाबा ने बता दिया था कि एक स्टेट में रहना चाहती है, जिस स्टेट में है मोशन में है तो मोशन करेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे कर रहेगी। लेकिन उसको मूव करवाने के लिए कुछ ऐसी जिम्मेदार प्रॉपर्टीज हैं फिजिक्स के अंदर जो उसको मूव भी करवा सकती हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पानी है और एक पानी का कंटेनर है, दोनों सेम पानी के कंटेनर है। एक में मैंने पानी नहीं भरा और एक में पानी भरा, और यहां से छेद करके इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, पानी तो यहीं रहना चाहेगा, लेकिन क्या हुआ भाई साहब, यहां से पानी क्या हुआ, यहां ट्रांसफर हुआ। और जब तक ट्रांसफर नहीं हो गया, जब तक ट्रांसफर होता रहा,
जब तक दोनों का लेवल क्या हो गया, सेम नहीं हो गया। तो यहां से एक चीज समझ में भी आई कि यार ये भी फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वहां भी फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। तो किस तरह से समझें कि चार्ज मूव क्यों हुआ? तो चार्ज मूव इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब बोलोगे सर पोटेंशियल का डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब होता है जैसे यहां पर इसके पास ज्यादा था, इसके पास कम था, इसके पास कुछ नहीं था, दोनों सेम लेवल पे थे, तो पानी ने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव किया ना। जहां पानी नहीं था वहां चले गया और दोनों बराबर हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो फ्लो होना बंद हो गया। सेम ऐसे ही चार्ज भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं, और उसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वोल्टेज। आप बोलते ना अरे वोल्टेज डाउन है बाबा, ये वोल्टेज जो डाउन चल रहा है ना, ये वोल्टेज डाउन इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो सुनो। अब कहीं से चार्ज इकट्ठा करके ले आए। अब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग वो चार्ज इकट्ठी जो चीज़ करता है ना, उसको एक खरीद के लेके आते हो, बोले भैया मेरी घड़ी नहीं चल रही है, क्या ले आओ? सेल ले आओ। उस सेल को बनाया गया, कहाँ से, कैसे बनाया गया भूल जाओ, सिर्फ ऐसे बनाया गया कि उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कहीं से लेके आए हैं और रख दिए हैं, है ना। और एक जगह एक टर्मिनल में कोई चार्ज पार्टिकल है, एक टर्मिनल में कुछ और चार्ज पार्टिकल है। इसके पास 2 टर्मिनल्स हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन भर दिए, पॉजिटिव में प्रोटॉन भर दिए, या पॉजिटिव टर्मिनल से निकालकर इलेक्ट्रॉन को यहां ले गए तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब भाई यहां पर डिफरेंस हो गया पोटेंशियल का। कैसे? क्योंकि यहां हायर पोटेंशियल, इसको बोला लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे कि भैया मैं प्रोटॉन से मिल लूं। अगर कनेक्ट कर दिया तो, कनेक्शन दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन मिलना चाहेंगे प्रोटॉन से, सेम एज प्रोटॉन भी मिलना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन से। वो बोलेंगे आजा 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 आजा। और किसके माध्यम से जा रहे हैं? ये जा रहे हैं कंडक्टिंग वायर के माध्यम से। किसके माध्यम से जा रहे हैं? कंडक्टिंग वायर्स के माध्यम से जा रहे हैं मेरे प्यारे दुलारे बच्चों। अब ये पोटेंशियल के डिफरेंस का, अब भाई चार्ज उठा के कहां से लाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे हुआ? तो उनने कहा भाई हमको नहीं पता कहां से लेके आए। कहां से लेके आए? जब नहीं पता तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। अब पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, ये काम किया हमने। क्या करा? क्या काम किया? चार्ज को लेके आए, कहां से पता नहीं, भैया क्या बोल दिया उसको? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लेके आए और इस वाली टर्मिनल में जाके पटक दिया, यहीं रहना। फिर और लेके आए और लेके आए और लेके आए, ताकि यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? बोलते हैं वर्क डन, जो तुमने किया वो तुम कौन हो? एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय किसको लेके आए? यही है पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन इन फिजिक्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी, यानी इस इंफिनिटी से मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन को लेके आया, जो काम किया और डिवाइड कर दो जिसको लेके आया उसके मैग्नीट्यूड से, वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू, या वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी। और उसको बोला गया बैटरी, जहां पर इकट्ठा करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी होता है चार्ज फ्लो। आप बोलते हो ना बैटरी खत्म हो गई, हमारी बैटरी खत्म नहीं होती। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो चार्ज होता है वो दोनों का बराबर हो जाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस बचता ही नहीं है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? 0। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, 0 की वजह से चार्ज फ्लो होना बंद कर देते हैं। और जब चार्ज फ्लो होना बंद कर देते हैं तो रेट कितना हो जाता है? 0। और वही रेट को तो क्या बोलते हैं? करंट। और यहां से एक खूबसूरत थ्योरी आई एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट की। उनने कहा यार जब पोटेंशियल 0 कर रहा हूं तो करंट भी 0 हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं तो करंट भी बढ़ा रहा है, पोटेंशियल कम कर रहा हूं तो करंट भी कम हो रहा है। यानी यहां पर कहीं ना कहीं रिलेशन है किन दोनों का? किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। और इसी डिफरेंस को किसने बताया? ओम बाबा ने। और उसी को एक लॉ बना दिया, उसको बोला ओम्स लॉ। और ये पोटेंशियल डिफरेंस उनने समझाया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी वायर के अंदर जब फ्लो होता है करंट।
मैंने जितना पोटेंशियल दिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना उसमें से करंट जाएगा। मान लीजिए मैंने एक सर्किट ली और उस सर्किट को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो करंट गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के बाद ये करंट कुछ कम निकला, मतलब इस पोटेंशियल से कुछ कम निकला। अब सोचो कोई चीज कमी हो गई तो तुम क्या सोचोगे, यार ये मैंने जितना दिया था उतना क्यों नहीं आया, थोड़ा कम क्यों आया। हाँ, बढ़ा रहा हूं तो बढ़ रहा है, कम कर रहा हूं तो कम कर रहा है, लेकिन कुछ कम हुआ, ये कम कहां हुआ। सोच के देखा, सब लोगों ने सोच के देखा कि भाई जितना पोटेंशियल दिया था उतना ही बराबर करंट नहीं मिला, कुछ ना कुछ कहीं कहीं ले लिया गया, किसी ने उसको रोक दिया, भाई वो रोकने वाली प्रॉपर्टी को ही बोला रेजिस्टेंस, और यहां पर एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी आ गई और उसको बोला आर। मतलब जैसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो क्या लग गया, एक कांस्टेंट। मतलब जितना पोटेंशियल हमने दिया था उसके बराबर हमको करंट नहीं मिला। कितना मिला, कुछ कम मिला। किस रेट से कम हुआ वो था, मतलब इन दोनों के बीच का जो रेशो था ना, वही था वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि थी कांस्टेंट। और इसी को बोला भाई कुछ कम निकला है मतलब किसी ने रोका है मतलब जाने नहीं दिया मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ, यहां पर रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने वाली बात आ गई। अब द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज या टू अपोज द करंट, टू अपोज करंट is known as resistance of the material। और ये रेजिस्टेंस जो होता है यही वो प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी कंडक्टर में से जाने के लिए। समझ में आया? तो ये इससे थोड़ा कम जो मिला था वो था रेजिस्टेंस किसी वायर का। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब वो रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वायर ले लिया, अब किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, ये हमारा सोचने वाली बात है। तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो उनने देखा भाई वायर की लंबाई बढ़ाई तो वायर के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वायर को पतला किया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकला। उनने कहा यार भाई पतला कर रहा हूं तो बढ़ रहा है और लेंथ बढ़ा रहा हूं तो भी बढ़ रहा है, इसका मतलब जब लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर रहा हूं तब भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन की तो उन्होंने कहा भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट रहा है और अभी भी उतना नहीं आ रहा जितना हमारा कम हो रहा था। तो उन्होंने कहा भाई कहीं ना कहीं एक और प्रॉपर्टी आ रही है और उस प्रॉपर्टी को बोला R = ρL/A। इस रो को ही हमने बोल दिया RHO, इसी रो को हमने बोल दिया रेजिस्टिविटी। क्या बोला? रेजिस्टिविटी। और यहां पर जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस R जो था इसको हमने बोल दिया ओम। इसका जो सिंबल है वो है ओम, इसका जो सिंबल है वो है ओम। और एक्चुअली में इसका यूनिट भी बना ओम। समझ में आया? तो ये जो ओम है ये एक्चुअली में वोल्ट पर एम्पियर है। करंट, क्योंकि वोल्टेज की यूनिट क्या बनी, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो बनी वोल्ट्स और करंट की यूनिट थी एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी की यूनिट जो बनी वो बनी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन L। तो L से देखो एरिया का क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो यूनिट बनी ओम इंटू मीटर। ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही थी, या रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो था R लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, R एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड भी कर रहा था कि हमने एक सेम कॉपर का ले लिया और एक टंगस्टन का ले लिया, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, मतलब मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी कर रहा था। एक और फैक्टर है जो हमने डिस्कस भी नहीं किया इस क्लास के अंदर, वो था टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।
टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इतना समझना है बस आपको। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया कंडक्टर के अंदर तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखी गई। 12th में पढ़ोगे आप बहुत अच्छे से। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अब बात आई कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी होगी जरूरत? सोचो। ऐसा हुआ होगा कि मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, हमने कहा हमारे पास एक रेजिस्टेंस, क्या है? एक रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस हमारी सर्किट में काम नहीं कर रहा था। रेजिस्टेंस की जो हम लोग, जैसे आपने देखा होगा रेगुलेटर, मतलब पंखा है ना, पंखा तेज घूम रहा है, फिर कम हो रहा है, मतलब 1 पे सबसे तेज है, 5 पे सबसे तेज है, फिर 1 पे सबसे कम हो गया, फिर और बढ़ गया। तो ये पंखा घुमाने वाला करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर लिया। रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किसको कंट्रोल करने के लिए किया हमने? करंट को कंट्रोल किया, मतलब पंखे के घूमने को कंट्रोल करने के लिए किया। तो ये हमें जो रेजिस्टेंस हमको चाहिए था वो हमको नहीं मिल रहा। तो हमने कहा यार हमारे पास 2 अलग अलग रेजिस्टेंस है, इन दोनों कंबाइन करके देखें, मतलब लेंथ एक वायर एक और है, एक वायर एक और है, दोनों को जोड़ के देखें रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ रहा है। और वहां से आए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमने कहा कि एक कॉम्बिनेशन तो होगा सीरीज और एक होगा पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये रेजिस्टेंस का क्या होता है? सिंबल होता है। रेजिस्टेंस ऐसे बनाया जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस को चिपका देते हैं। कैसे? हाथ से हाथ पकड़ा देते हैं। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो बन गया R1 और R2। अब इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ आता है, इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये जो आता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नेट आता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, नहीं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, यस उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? जो कॉम्बिनेशन होके आता है। अब आप बोलोगे सर 2 रेजिस्टेंस अगर मैंने सीरीज में जोड़ दिए तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलता है? तो बेटा सीरीज में जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबको जोड़ दो Rn तक, डायरेक्टली प्लस कर दो, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आप बोलोगे सर प्रूफ कर दो, अभी कर देता हूं। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना इसको कि क्या होने वाला है। मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, एक रेजिस्टेंस R3 है। इन तीनों का मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, इसको किससे लगा दिया? इसको लगा दिया मैंने एक बैटरी से, और बैटरी को कनेक्ट कर दिया इसके दोनों छोरों से, जहां मुझे, जिसके अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस बैटरी की पोटेंशियल मैंने मान लिया V है, और यहां से कुछ करंट गया, उस करंट की वैल्यू कितनी थी? I। अब ध्यान रखना एक चीज का कि करंट जब चेंज होता है जब उसको 2 रास्ते मिलते हैं, जब उसको 2 रास्ते मिलते हैं। जैसे मान लीजिए करंट जा रहा है और यहां से इसके 2 रास्ते फूटे, तो यहां करंट अलग जाएगा, यहां करंट अलग जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। आपने रेलवे जंक्शन में भी सुना होगा, भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन, है ना, इंदौर जंक्शन। तो ये जंक्शन जो होता है ना, उस जंक्शन, उस पॉइंट से बहुत सारे रास्ते जाते हैं अलग अलग ट्रेन के। तो ऐसे ही ये ट्रेन जा रही है, अब एक ही रास्ता होता तो एक ही जंक्शन होता, मतलब एक ही रास्ता होता, एक ही पाथ होता। यहाँ 2 पाथ होगा, इसलिए उसको क्या बोल दिया? जंक्शन। जब जंक्शन आएगा तब करंट का क्या होगा? चेंज होगा। अब करंट का अगर जंक्शन नहीं है तो करंट सेम चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? I, इस पे भी कितना आएगा? I, और इस पे भी कितना आएगा? जितना गया उतना वापस I। बोलो समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा यहाँ रख देते हैं सर, अब और समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब मान लीजिए इस पर करंट आया I, और यहाँ पर लग गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू I इंटू R। V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ लगा दो ओम्स लॉ, अलग आएगा, इधर कितना आएगा? अलग आएगा, इधर भी कितना आएगा? अलग। यानी यहाँ पर आएगा अलग अलग V। तो उसको हम बोल देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? टोटल V के बराबर होगा। यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अब इन सबको चिपकाने के बाद एक नया रेजिस्टेंस मिला, जिसको हमने बोल दिया R इक्विवेलेंट सीरीज का, और उसके साथ जो बैटरी लगी थी वो तो बैटरी V थी।
जो करंट निकला था वो I था, तो यहां पर ओम्स लॉ लगा तो कितना आ गया, V इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। अब यहां ओम्स लॉ लगा तो क्या लगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर वन, V2 इज इक्वल टू आई इंटू आर टू और V3 इज इक्वल टू आई इंटू आर थ्री। अब V1, V2, V3 और V की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो मैं अभी बंद करने वाला हूं, कहीं भाग के ना चले जाए। कर दें पुट, चलो करते हैं। V की वैल्यू कितनी है, I इंटू आर सीरीज, I इंटू आर वन प्लस I इंटू आर टू प्लस I इंटू आर थ्री, सब में से I कॉमन, I इज इंटू आर एस इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये हो जाएगा कैंसिल, यानी आर एस की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया? ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आप टेंशन मत लेना, इसके क्वेश्चंस भी 2-3 लिए हैं मैंने, जो मैं आपको लिखने के लिए दे दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। हमने बात कर ली सीरीज की, अब पैरेलल। तो पैरेलल में जब पुगड़ी खेलते हैं रेजिस्टेंस, यानी दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है वो सेम होता है। ये लगा दिया हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में और यहाँ लगा दिया हमने बैटरी, और इसी के अक्रॉस मुझको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इसको मैंने बोल दिया R1, इसको मैंने बोल दिया R2, इसको मैंने बोल दिया R3। अब यहाँ से मान लो करंट निकला I और ये पॉइंट पे 3 रास्ते निकले, तो क्या मिल गया इनको, जंक्शन। बहुत बढ़िया, क्या मिल गया, जंक्शन। तो यहाँ से कितना गया होगा, I1 गया होगा, यहाँ कितना गया होगा, I2 गया होगा, यहाँ कितना गया होगा, I3 गया होगा। यहाँ से कोई जंक्शन नहीं मिला तो यहाँ I3 आया, यहाँ I2 आया, यहाँ I1 आया, तीनों मिलके वापस क्या निकले, I। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बहुत बढ़िया। अब सोचो कुछ चेंज तो हुआ होगा, R1 चेंज है, I1 चेंज है, तो I1 तो यहाँ कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सब जगह पोटेंशियल कितना होता है, V, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस भी उसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी उसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। देखो यहाँ पर भी पोटेंशियल उतना ही है, यहाँ पर भी पोटेंशियल उतना ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है हर रेजिस्टेंस पे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर भी कितना गिरा V, यहाँ पर भी गिरा V, यहाँ पर भी गिरा V, तो V की वैल्यू हो गई I1 R1। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, V अपॉन R1 इज इक्वल टू I1। है कि नहीं, है कि नहीं? ठीक है। इसके बाद V अपॉन R2 तो किसके बराबर हो जाएगा, I2। तो V अपॉन R3 किसके बराबर हो जाएगा, I3 के बराबर। अब इन तीनों को चिपकाया तो एक नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या बोल देंगे, हम इसको छोटा करके यहाँ लिख देते हैं, है ना। अब एक और इक्विवेलेंट सर्किट बना ली, इसको हम बोल देंगे RP, जो कि सेम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगा हुआ V, इसमें से सेम करंट I और बाहर भी कितना I, तो यहाँ भी लगा दो ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू I इंटू R पैरेलल, तो V अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू I। अब ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह हम I की जगह यहाँ पुट कर देते हैं, I1 की जगह यहाँ पुट कर देते हैं, I3 की जगह और I2 की जगह हम हर एक वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में I की वैल्यू कितनी हो गई, V अपॉन R पैरेलल, ये हो जाएगी V अपॉन R1, V अपॉन R2, कितना हो जाएगा, V अपॉन R3, V कॉमन, तो V अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। खूबसूरत, V से V कैंसिल, बचा कितना, 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन RN तक, जितने भी होंगे सब 1 अपॉन में जुड़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन चलेगा, सीरीज में डायरेक्टली प्लस कर देना, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक कुछ नई चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने शायद पीछे थोड़ा सा मैंने रोक दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अभी इसको बस समझ लिया, अब हम शायद इसके बाद एक क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज समझना पड़ेगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पावर पढ़ लेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ लेंगे, हीट कैसे करता है करंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसमें हम बोलते हैं उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको ऐसा समझ लो
कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऐसा है कि चार्ज को कभी आधा नहीं किया जा सकता, चार्ज एक है। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए एक बॉल लगती है कि आधी बॉल लगती है? अगर आधा मैच खेलना हो तो आधी बॉल लग जाएगी, तब भी एक बॉल लगेगी ना। तो बॉल क्वांटाइज है, मतलब एक दो के फॉर्म में, डेढ़ नहीं है। कभी बॉल क्रिकेट खेलने के लिए दो बॉल ही लगती हैं, डेढ़ नहीं लगती, हमेशा क्वांटाइज है, नंबर ऑफ वैल्यू सेम है। ऐसे ही इसमें भी चार्ज क्वांटाइज होता है। किसी बॉडी के अंदर चार्ज जो होता है वो फिक्स नंबर में होता है कि भैया 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 5 चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्वांटाइज है। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होंगे और कितना चार्ज है, तो वो एक चार्ज के ऊपर, जो एक चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है और प्रोटॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस फर्क ये है, इसमें माइनस साइन होता है, इसमें प्लस साइन होता है। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज, दोनों पे चार्ज सेम होगा। तो इसलिए जो टोटल चार्ज किसी बॉडी के अंदर होगा वो होगा प्लस माइनस एन ई। कितना होगा? प्लस माइनस एन ई, जहां पर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ले लो। कितने चार्ज हैं? मान लो मैंने कहा 10 प्रोटॉन है, तो 10 इंटू टोटल चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये टोटल चार्ज है किसी बॉडी के अंदर, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? क्यू से। हमने कहा 1 लाख है, 1 लाख है यानी 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन कभी हमने ये नहीं बोला कि 1,50,000.5 है, ऐसे नहीं बोला, पॉइंट में नहीं होता। जैसे अब तुमने बोला कि भाई हमारे पास 2 गायें हैं, कभी ऐसा बोला कि एक बछड़े को 1.5 बोल देते हैं कि हमारे पास 1.5 गायें हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट करते हैं और हमारा सवाल आता है सबसे पहले। क्या सवाल है वो सुन लो। सवाल है, अ टीवी सेट शूट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शूट हो रहे हैं टीवी के ऊपर। पहले ऐसी टीवी आती थी, कैथोड रे CRT मॉनिटर्स आते थे। तो द बीम करंट इज इतना, कितना करंट है उसमें, मतलब आई दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर हो गया, यानी कितना होगा? 10⁻⁻5 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, करंट समझ में आ गया। अब बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द टीवी स्ट्राइक इन ईच सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने ट्रैवल करेंगे? तो 1 सेकेंड में कितने ट्रैवल करेंगे वो सुन लो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई टी। बोलो हाँ है ना? Q अपॉन टी होता है कि नहीं चार्ज? इलेक्ट्रॉन। अब भैया मेरे को चार्ज इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, तो करंट कितना हो गया पहले तो ये बताओ। 10⁻⁻5 एम्पियर इज इक्वल टू Q अपॉन 1 सेकेंड। तो कितने चार्ज पार्टिकल जाएंगे? कितना चार्ज जाएगा? सर चार्ज जाएगा 10⁻⁻5 चार्ज जाएंगे, टोटल चार्ज जाएगा। और वो टोटल चार्ज में, अब ये टोटल चार्ज आ गया हमारे पास, क्या आ गया? टोटल चार्ज। अब उसने बोला भाई कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उन्होंने कहा भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो चार्ज की वैल्यू आ गई, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5 कूलम। अब Q का वैल्यू क्या होता है? N इंटू E इज इक्वल टू 10⁻⁻5। N निकालना है, N इज इक्वल टू 10⁻⁻5 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अरे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो लगा दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ऊपर जाएगा -19 हो जाएगा +19, ये हो जाएगा 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+19 अपॉन 1.6। समझ में आया? नहीं माइनस नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन है तो वो हम बाद में समझ लेंगे, वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि भैया अरे चार्ज पार्टिकल के नंबर माइनस में कैसे हो सकते हैं? चार्ज माइनस में हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन तो माइनस में नहीं होंगे ना, कि -2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उन दोनों माइनस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस में है ना। नंबर 2 गायें आ रही हैं या -2 गायें आ रही हैं, बताओ? 2 गायें आ रही हैं, समझ में आ गया? क्वांटाइजेशन में यही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 और 19 कितना हो गया? 14 ये हो जाएगा 14 अपॉन 1.6। अब इसको ले लो 100 इंटू 10⁻12 अपॉन कितना हो गया? 1.6, पॉइंट हटाया, 1 0 ऊपर लगा दिया है ना,
इसको एक जीरो, अबे कैलकुलेशन देख कितना तेज कर दूंगा मैं, 100। अब 4 का टेबल, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, है कि नहीं, है कि नहीं। एक और जोड़ दो, इसमें 100 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 11, है ना। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 इंटू 25 बताओ 625, बहुत बढ़िया। तो 625 गुणित 10 की पावर 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रैवल किए भाई साहब 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में इतने चार्ज गए हैं, 1 सेकेंड में। समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। 1 सेकेंड में इतने चार्ज पार्टिकल गए हैं, तो वो पूछ रहा है कितना चार्ज स्ट्राइक करेगा 1 मिनट में। अब नंबर ऑफ चार्ज आ गए, तो 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ चार्ज जाएंगे 1 मिनट में, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे 60। तो नंबर ऑफ चार्ज इन 1 मिनट 60 मल्टीप्लाइड बाय 625 इंटू 10 टू द पावर 11, ये नंबर ऑफ चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा n इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू एन कितना है 60 इंटू 625। कैलकुलेशन आप करते रहे ना, मैं तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं बता रहा हूँ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19, और ये जो भी आएगा वो आंसर काय में आएगा, कूलाम। इतना चार्ज 1 मिनट में स्क्रीन पे चले गया, टोटल चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने गए 625 इंटू 10 टू द पावर 11। आ गया, समझ में आ गया सर, एक नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ करंट फ्लोज ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट ऑफ फॉर 15 मिनट, 15 मिनट के लिए हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब ये आप खुद करेंगे, खुद करेंगे, अभी नहीं, खुद करेंगे, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लेना, और जो देख रहे हैं वो पॉज करके कर लेना, और आप लोगों को मैं अभी समय दे दूंगा, ठीक है, लाइव में। तो क्या है, देखो मैं इसको समझाता हूँ। करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर दिया हुआ है सर। टाइम कितना दिया हुआ है सर, टाइम दिया हुआ 15 मिनट। कितना हो गया, 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 15 को सेकंड में कर दो, 300, 3000, सही है। देखो 15 इंटू 60 सेकेंड, तो 15 छंग 300 और एक और जीरो, 15 छंग 300 होगा क्या, नहीं नहीं सर 15 छंग 300 नहीं होगा, अरे 15 6 90 होता है क्या, हाँ 15 6 90, सॉरी 15 6 90 होगा। तो ये हो जाएगा 15 मिनट में 90 और एक और जीरो, कितने हो गए 900 सेकेंड हो गए सर, है ना, 900 सेकेंड हो गए, सॉरी 900 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमें क्यू निकालना है। क्यू क्या होगा 5/900, और ये आ जाएगा कूलाम में। ले भाई, हो गया सवाल सवाल हलवा मैंने खुद ही कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 40, 5 8 जा 40, 1/80, तो 1/80 कूलाम चार्ज। अब इसको सॉल्व कर लेना और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, कुछ आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 0.0 समथिंग, 10 टू द पावर माइनस समथिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है। अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms एंड 4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20। तो सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं 6 ohm का, और एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं 4 ohm का। उन दोनों को कनेक्ट काय में से कर देंगे बेटा, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट्स, ठीक है, यही बोल रहा है ना, सर्किट यही बनेगी। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। तो सर्किट में से करंट कितना जाएगा, दोनों को चिपका दो सीरीज में, तो सब टोटल कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 20। तो भैया V इज इक्वल टू IR ले लो, I कितना हो जाएगा V/R, है ना, V कितना है 20/R कितना है 10, तो करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। सर करंट आ गया 2 एम्पियर सर्किट में से करंट, और डिफरेंस कितना 6 ohms में, 6 ohm के ऊपर कितना पोटेंशियल गिर जाएगा, तो करंट कितना आया 2, तो 2 6 12, यानी 12 वोल्ट्स इस पे गिरेगा और 8 वोल्ट्स इस पे गिरेगा। टोटल कितना हो गया 12 और 8 20, डिवाइड भी कर दिया। आ गया समझ में, इजी है सवाल, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बहुत अच्छे से देख लो कि क्या होना है। 2 रेजिस्टेंस हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन डायग्राम, ठीक है, दोनों को 5 और इसका है हमारा, इस पे कितना गिर रहा है, इस पे 6 वोल्ट गिर रहा है, इस पे 10 वोल्ट गिर रहा है, इसका वोल्टेज कितना है, इस पे रेजिस्टेंस कितना 5, इसका कितना R, हमें टोटल भी नहीं पता, टोटल कितना निकल जाएगा, अरे दोनों को प्लस कर दो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साहब 16, ये हो गया 16 वोल्ट, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ohm, कितना करंट जाएगा, तो जो करंट इसमें टोटल जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा,
टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ जाएगा, तो सीरीज में 5 प्लस आर जो होगा, 5 प्लस आर इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस, है ना? बोलो हाँ या ना, है ना? हमें बैटरी का पता चल गया, टोटल बैटरी कितनी है 16 की, है ना? तो वोल्टेज कितना होगा 16। अब करंट निकालना है, करंट कितना होगा, करंट का भी नहीं पता, करंट कितना होगा। तो भाई इसमें कितना करंट जाएगा सोचो, 2 एम्पियर। तो इसमें कितना जाएगा, 2 एम्पियर। समझ में आ गया? तो टोटल और ओवरऑल करंट समझ में आ गया। तो अगर इसमें करंट 2 एम्पियर है तो इसमें भी करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। बोलो हाँ या ना? इसमें फिर ओम्स लॉ लगा दो, या फिर इसी में डायरेक्ट ओम्स लॉ लगाकर रेजिस्टेंस निकाल लो। अरे देखो ना, वोल्टेज कितना इस पे 6 और करंट कितना 2, तो रेजिस्टेंस कितना, जल्दी बता, जल्दी बता। V बाय आई, अरे 6/2 यार, 3। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 3, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, जल्दी बता, 8। तो ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, 3 ओम्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 16। V की वैल्यू कितनी हो गई 16। सारे सवाल के जवाब तो दे दिए सर। व्हाट इज द करंट थ्रू R, R की वैल्यू भी कितनी होगी। अबे R से भी 2 एम्पियर करंट ही जाएगा, क्यों? क्योंकि सीरीज में वो करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। हाँ, सवाल समझ में आ गए? तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। किसकी बात करने वाला हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सुन लो इधर, सुन लो। एनर्जी जो है, एनर्जी किसी भी चीज की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आती है भाई, एक बात ध्यान रखना, हमेशा हीट के फॉर्म में आती है। और हीट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्चुअली में वर्क डन के बराबर होता है, अगर एनर्जी कंजर्व है तो टोटल। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जब कंजर्व है, कहीं लॉस नहीं हो रहा है, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन। क्या बताता है, वर्क डन। अब एनर्जी जो होती है वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन क्या होगा इलेक्ट्रिकल पावर में। अभी इलेक्ट्रिकल में मैंने वर्क डन बताया था वोल्टेज के टर्म्स में। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, वोल्टेज समझाऊं, तो आपको मैंने बताया था वर्क डन अपॉन Q इज इक्वल टू डेल्टा V। तो भैया वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा V इंटू Q। बस यही ध्यान रखना है आपको, वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी मुझे मिल जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू, या वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। समझ में आया? अब Q का फॉर्मूला याद करो। Q क्या बताया था मैंने, अरे Q बताया था मैंने, Q बाई टी इज इक्वल टू आई। तो Q कितना हो जाएगा, I इंटू टी, रख दे। तो I इंटू टी इंटू डेल्टा V, यानी V इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो हीटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ओम्स लॉ लगा दो, V के टर्म्स में ले लो सब कुछ, या I के टर्म्स में, तो यहाँ लगा दो I इंटू आर, तो जगह I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। V की जगह मैंने क्या लिख दिया, I आर, I इंटू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू एच। एक और लगा दो, V की जगह लिख दो, V इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, बताओ, V इज इक्वल टू आई आर, और I की जगह क्या लिख देंगे, V बाई आर इज इक्वल टू आई। तो I की जगह लिख दो आप इसमें H इज इक्वल टू, V तो V है, I की वैल्यू V बाई आर है, इंटू टी चल रहा है, तो हो जाएगा V स्क्वायर टी अपॉन आर। तो 2 फॉर्मूले हो गए, कितने, 3 हो गए फॉर्मूले। तो एक हो गया हीटिंग इफेक्ट का यानी एनर्जी का, I इंटू वी इंटू टी, एक होगा V आई स्क्वायर आर टी जो कि किताब का फेमस फॉर्मूला है, और एक और होगा V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये 3 फॉर्मूले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, यानी एनर्जी, कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ये फॉर्मूला है। टाइम के साथ देना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर। अब पावर कितनी है, एनर्जी के साथ पावर भी तो आती है, कितनी पावर है, कितनी पावर जनरेट कर पा रहा है। तो पावर इज नथिंग बट वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वॉट। और ऐसे ही एनर्जी की जो यूनिट है, यूनिट को बिल्कुल गोली मार दी मैंने तो, जूल। एनर्जी की यूनिट कितनी है, जूल, और पावर की यूनिट कितनी है, वॉट। तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन कितना है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट कितना आया था, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, कितना बचा पावर, V स्क्वायर बाय आर। एक और फॉर्मूला था हीटिंग इफेक्ट का, I इंटू वी इंटू टी। तो वर्क डन कितना था, वर्क डन भी इतना ही था, तो पावर कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, I इंटू वी इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, बचा कितना, VI।
पावर कितना हो गया वी आई। अब एक और फॉर्मूला याद आ रहा होगा, आई स्क्वायर आर टी आता, तो वर्क डन कितना था, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल विच इज इक्वल टू पावर, तो पावर का एक और फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये सारे फॉर्मूले इंटरकनेक्टेड है और बस इतनी ही है तुम्हारा ये चैप्टर, इतना ही है और इतने में ही तुम्हें खेलना है। क्या खेलना है, स्टार्टिंग के अब देखो आपने तुमने लेक्चर में देखा होगा कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, चार्ज क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। चार्ज कितने प्रकार के, दो प्रकार के। चार्ज मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चार्ज का रेट होगा तो करंट होगा, करंट होगा क्यों होगा, करंट क्यों होगा, क्योंकि वोल्टेज होगा। वोल्टेज क्या होगा, दोनों का रिलेशन, और रिलेशन होगा रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ आ गया। फिर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल, और उन्हीं से आया हीटिंग इफेक्ट और पावर। यानी हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तुम्हें फॉर्मूले दिमाग में रखने, क्वेश्चन में जो तुम्हें मिलाएगा, जैसे अभी तुम्हें क्वेश्चन करवाया मैंने, तो इन क्वेश्चन में जो जो गिवन था मैंने उसी से चीजें निकाली हैं, उन्हीं चीजों से निकाल। ओम्स लॉ निकाला, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अगर आ जाता तो सिंपल है, सीरीज पैरेलल देख लेना आप। पैरेलल कब होगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सीरीज कब होगा, जब करंट सेम रहेगा। करंट अलग तो मतलब पैरेलल, और करंट सेम तो सीरीज। वोल्टेज अलग अलग तो सीरीज, और वोल्टेज सेम तो पैरेलल। तो इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 45 मिनट्स और 40 मिनट्स यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड आई कैन श्योरली गिव यू द श्योरिटी दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर इन 1 आवर। और अगले 2 घंटे में तुम विद द मास्टर हो जाओगे, मास्टर। बस तुम्हें क्या करना है, इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना, अपने नोट्स बनाने, 1.5 घंटा 2 घंटा एक चैप्टर को दे दो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा इस चैप्टर से। और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो, जो नहीं आए उसमें फिर वही कनेक्शन ढूंढते रहो, पावर का कनेक्शन वर्क डन से, वर्क डन का, सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए। बस घोट लो, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल घोट लो। घोट लो मतलब उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और समझते रहो, और मेरे पास डाउट ले भेजते रहो। जय हिंद।